विश्व में कई बड़े बड़े मरुस्थल भारत के अन्य मैदानों से अधिक भिन्नता पाई। इंसान, जीव जंतु या वनस्पति को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए काफी संघर्ष करना पड़े। अत्यधिक तापमान या अत्यधिक कम तापमान, कम और वाष्पीकरण अधिक होता है। 61.11% भाग में विस्तारित है। किसी भी उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान की तरह भारत के रेगिस्तान का विकास भी वर्षा रेगिस्तान के तापमान की बात करें तो यहाँ की बात करें तो वहाँ पर दिन का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रात में माइनस में भी इसका डिग्री सेल्सियस चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश आपका फिर से द W2 में एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हां, आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूआकृति के बारे में। वैसे तो विश्व में कई बड़े बड़े मरुस्थल मौजूद हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं भारत के थार के मरुस्थल के बारे में, जो भारत के ही मैदान का, भारत के उत्तरी मैदान का एक भाग है। लेकिन इसमें पाई जाने वाली भूआकृतियां जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि में भारत के अन्य मैदानों से अधिक भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण इसे भूआकृति मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। इस भारतीय मरुस्थल से पहले हम बात करेंगे कि मरुस्थल होते क्या है, मरुस्थल बोलते किसे हैं। मरुस्थल का अर्थ होता है मृत भूभाग, मतलब जहां पर इंसान, जीव जंतु या वनस्पति को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए काफी संघर्ष करना पड़े, ऐसे ही भाग को मरुस्थल कहा जाता है। या ऐसी भूआकृति प्रदेश जहां पर वर्षा बहुत ही कम होती है, अर्थात 15 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा कम, जहां पर अत्यधिक तापमान या अत्यधिक कम तापमान और मिट्टी में नमी की कमी, जैविक तत्वों में पाई जाने वाली कमी, ऐसे ही प्रदेश को, ऐसे ही भाग को मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। ऐसे भाग में वर्षा कम और वाष्पीकरण अधिक होता है, इसी कारण ऐसे भागों में जल का अभाव पाया जाता है। भारतीय मरुस्थल की स्थिति और विस्तार क्या है? भारतीय मरुस्थल के भूभाग की स्थिति भारत के अरावली पर्वत के पश्चिम में है। भारतीय मरुस्थल, जिसका अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान के अलावा दक्षिण हरियाणा एवं पंजाब तथा गुजरात के उत्तर पश्चिम भाग अर्थात कच्छ, करण इसमें शामिल किए जाते हैं। और ये मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग में विस्तारित है। भारतीय मरुस्थल, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 640 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। और ऐसा बताया जाता है कि ये भारतीय मरुस्थल समय के साथ खुद का विस्तार कर रहा है। रेगिस्तान विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां स्थान रखता है और यह एक उष्णीय मरुस्थल है। उष्ण एवं शीत दोनों में यह मरुस्थल 17वें स्थान पर है और यह विश्व का एकमात्र सबसे ज्यादा घना हुआ रेगिस्तान है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी रेगिस्तान में निवास करती है। जी दोस्तों, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग इस रेगिस्तान में निवास करता है। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसमें भी इसका कुछ भाग है, जहां पर इसे थाल या चेलिस्तान का रेगिस्तान कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा जो भारत के थार और पाकिस्तान के थाल या चेलिस्तान रेगिस्तान को अलग करती है। जी हाँ, भारत के थार के रेगिस्तान के बनने के कुछ कारण मुख्य हैं। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक महाकल्प में यह क्षेत्र भी समुद्र का एक हिस्सा था, जिसका परिमाण आकर जैसलमेर राजस्थान में ही स्थित है। जुरासिक काल के कुछ लकड़ियों के अवशेष काष्ठ जीवाश्म पार्कों में देखे जा सकते हैं। काष्ठ जीवाश्म पार्कों में जीवाश्मों की आयु 18 करोड़ वर्ष आगे गई है और इस क्षेत्र में स्थित खारे पानी की झील जैसे सांभर, डीडवाना, डेगाना, कुचमान, राजसमंद इस बात का प्रमाण देते हैं कि इस रेगिस्तान का निर्माण भी सागर के पीछे हटने से हुआ था। कुछ विद्वानों द्वारा यह भी माना गया है कि भारत के थार के रेगिस्तान, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी रेगिस्तान यानी सहारा का मरुस्थल अफ्रीका का पूर्वी विस्तार है। मानना यह भी है कि गोंडवाना लैंड के विखंडन के पश्चात भारतीय रेगिस्तान के साथ अफ्रीका के सहारा से उत्तर पूर्व की ओर अग्रसित होकर वर्तमान अवस्था को प्राप्त करता है। किसी भी उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान की तरह भारत के रेगिस्तान का विकास भी वर्षा न होने के कारण हुआ था। वर्षा न होने से वनस्पति को विकास संभव नहीं हो और धरातल के ऊपरी परत, हवा, ताप तथा दाब और अन्य कारकों द्वारा इसका विखंडन शुरू होता है और फिर यही धीरे धीरे अनासाधन संपूर्ण प्रदेश को एक बालू के ढेर में बदल देता है। भारत का रेगिस्तान एक उबड़ खाबड़ प्रदेश है, जहां बहुत ही रेतीले टीले, बालू के स्तूप और बरखान पाए जाते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी जहां नंगी चट्टानों का विस्तार है और उन्हें हम्मादी चट्टाना मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पाई जाने वाली भूआकृतियां इंसेलबर्ग, छत्रक, सैलजुजेन, प्लाया, टाट, रन, तिल्ली है। रेगिस्तान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम है, जिसके कारण इसे शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र में राजस्थान के 4 जिले आते हैं जो पाकिस्तानी रेखा के करीब हैं, जैसे श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। ये भाग भारत के महान मरुस्थल में आते हैं और इनका विस्तार लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर है।
दूसरा है अर्ध शुष्क क्षेत्र, जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है और इसके अंतर्गत बाकी का क्षेत्रफल जैसे 75,000 वर्ग किलोमीटर इसके अंतर्गत आता है। और यह थोड़ा नम प्रदेश होने के कारण इसमें स्टेपी प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है और इस प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है घग्गर का मैदान, जहां पर जलोढ़ समतल मैदान पाया जाता है, जहां पर कृषि का कार्य किया जाता है। और दूसरा है शेखावटी प्रदेश, जहां पर कुओं को जोड़े नाडा कहा जाता है, यहाँ पर सरोवर स्थायी झील पाई जाती है। तीसरा है नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन, जिनकी अपनी विशेषताएं, इन चारों की अपनी विशेषताएं अलग है। भारतीय थार को बालू चट्टान अर्थात बनावट के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इर्ग रेतीले मरुस्थल प्रदेश है, जहां हवा बहाव के समकोण पर बनने वाली अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप उर्मिकाएं प्रमुख मरुस्थल की आकृतियां और स्थल कृतियां हैं। इर्ग रेगिस्तान के 85% भाग पर राज करता है। इसमें श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और गुजरात के कच्छ के रण तक यह फैला हुआ है। दूसरा है हम्माता एक चट्टानी मरुस्थल है, यहाँ पर नंगी चट्टानों के ढेर पाए जाते हैं और इस क्षेत्र को भारत का शक्ति स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत के 2 बार परमाणु परीक्षण हुए थे। हम्माता इसी क्षेत्र में, इसी भाग में भारत के 2 परमाणु परीक्षण हुए थे। दोस्तों तीसरा है रेग, ये पथरीली मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां पत्थरों के साथ बालू का भी समान विस्तार पाया जाता है और यह जैसलमेर, रुद्रवा तथा रामगढ़ में फैला हुआ है। और अंतिम लघु मरुस्थल, जिसे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है और यहाँ पर अस्थायी झीलें पाई जाती हैं, जिसे रण, टाट, तिल्ली, चिल्ली पोखर, सरोवर स्थानीय नामों से जाना जाता है। रेगिस्तान में वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है और पश्चिमी भाग में तो वर्षा 5 सेंटीमीटर से भी कम है, लेकिन दक्षिणी पूर्व में वर्षा 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और कुल वार्षिक वर्षा की 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। दोस्तों रेगिस्तान के तापमान की बात करें तो यहाँ पर दिन तथा रात के तापमान में बहुत ही अधिक अंतर है। गर्मियों में यहाँ का दिन का तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक चला जाता है और वहीं गर्मियों में रात में जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम आ जाता है। और सर्द ऋतु की बात करें, सर्दियों की बात करें तो वहां पर दिन का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रात में माइनस में भी इसका डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो मई व जून के महीनों में होती है और इन्हीं महीनों में यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलती हैं। और सबसे ज्यादा ठंड की बात करें तो दिसंबर और जनवरी में यहाँ पर इन दोनों महीनों में सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड होती है। भारतीय मरुस्थल प्रदेश में कई विशेष प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो सामान्य रूप से अन्य क्षेत्रों में, भारत के जो अन्य क्षेत्र हैं वहां पर नहीं पाए जाते। जैसे कि मुख्य रूप से रेगिस्तान का बादशाह ऊंट और वहां का राजकीय पशु चिंकारा, काला हिरण और जहरीले सांप, खरगोश, लोमड़ी, गाय, भैंस, बकरी आदि जानवर पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आएगी। हमने बात की रेगिस्तान के बारे में, कुछ मेन फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में इसका जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को बजा दो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।